नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। इस तरह के कितने केसेस सब तरह आपके पास आते हैं? ये चूजन फैक्टर है, ये चूजन डीड है जो आप चूज करके कर रहे हैं। एक खातून कमरे में जा रही है, वो उसे लड़का ताज्जुद पढ़ाएगा। ये सारी की सारी औरत और मर्द के दरमियान जो लिंकिंग है, ये फिजिकल रिलेशनशिप की ही है। खुद आप कितना डिस्टर्ब होते हैं और फिर उससे निकलते कैसे? अपने ऑरा को और अपनी एनर्जी को सेट कर लेते हैं ना एक मखसूस वक्त पे आके, तो फिर वो जो तकलीफ है वो आपकी ज़ाती तकलीफ में नहीं बदलती। इतना दुख नहीं अपने ऊपर झेलता या कोई बात लाता कि मैं उसे सही मशवरा ना दे सकूं, सही बात ना बता सकूं। बाज़ मर्द या ख़वातीन उनकी गलती होती है। न्यूज़ एंकरिंग या प्रोग्राम एंकरिंग के बाद जो मैं लाइफ कोचिंग में आया हूँ, ये माहौल की वजह से आया हूँ। पहले अपनी लाइफ कोचिंग की जाए, फिर दूसरों की लाइफ कोचिंग की जाए। तो ज़िंदगी में कहाँ कहाँ टूट फूट का शिकार हुए, या कौन सा ऐसा लम्हा था, कौन सा ऐसा मसला था? लेकिन उन हजरत ने मुझे ज़िंदगी का ऐसा सबक दिया कि एतमाद जो है वो गिने चुने लोगों पर करना है। मैं दो बातें अक्सर कहा करता हूँ कि लोग मारे जाते हैं तवज्जो के कैंसर की वजह से। खातीन या मर्द रो रहे होते थे, वो कहा करते थे, सर जी शुक्रिया आपने टाइम निकाला और आप हमारी बात सुन रहे हैं, हमें तो कुछ सुनता नहीं है। वालिद से खास तौर पर जी मोहब्बत का इजहार हाँ, नहीं करते। जो तलाश हम कर रहे होते हैं उसमें अमूमी तौर पर 98% हमारी तलाश गलत साबित होती है कि वो बातें जो शायद अपने महरम से नहीं कर पा रहे होते हैं, वो मुझसे कर रहे होते हैं, वो मुझसे शेयर कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरती हैं, उनके मसाइल को कम करने में बहुत मदद देती हैं, और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इसमें हमारी मदद करें। कभी कभी ना हम डिनाइल में चले जाते हैं और मानते नहीं कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है या हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो नौजवान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपको ये जानने में भी मदद देती हैं कि आपके साथ ऐसा है और क्यों है, और फिर इसका हल क्या है। इब्तदाई तौर पर तो इनका करियर एक एंकर के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जब ज़िंदगी में आप बढ़ते हैं आगे और बहुत कुछ देखते हैं, तो इन्होंने सोचा कि कोचिंग की जाए। फिर वो रिलेशनशिप कोचिंग में और लाइफ कोचिंग में तब्दील हो गई। हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त, कॉलीग सफ़दर अली आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सफ़दर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें कि ज़माना कैसे कैसे तरतीब बदलता है। एक वक्त हम आपको देख रहे होते थे, फॉलो कर रहे होते थे बतौर कुलीग के, अच्छा फिर आज यहाँ पर छापा मार रहे हैं, यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, और आज हम बैठकर स्टूडियो में पॉडकास्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इतने अच्छे तारुफ के लिए शुक्रिया, और मज़ीद शुक्रिया फिर बाद में मैं अदा करता रहूँगा। बिल्कुल। अभी हम जो है ना, एक एक बात मुझे बताइए कि आप ज़िंदगी को, ये तो आपने ज़ाहिर है जो बात की है तारुफ में तो अलग है, आप ज़िंदगी को इतनी बारीक नज़री से शुरू से ही देखते आ रहे हैं? ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है, और मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी बड़ी उस्ताद है। ज़िंदगी बड़ी उस्ताद सबसे है। बड़ा उस्ताद जो ऐसा है ही ना, है, ऐसा वो ही है। ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी के जो उतार-चढ़ाव, नशेबो-फराज़ जो हैं, उसने मुझे सीखने पर मजबूर कर दिया। शायद एक और माहौल में पली-बड़ी होती तो ज़िंदगी मुख्तलिफ होती या मेरी हुँ, सोच का ज़ाविया हुँ। मुख्तलिफ होता, लेकिन उसने तब्दील कर दी। इसका जैसे मतलब ये है कि माहौल इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। तो जो बात मैं असल में कहना चाह रहा था, जिस तरफ मैं लाया हूँ, वो ये हुँ। है कि न्यूज़ एंकरिंग या प्रोग्राम एंकरिंग के बाद जो मैं लाइफ कोचिंग में आया हूँ, ये माहौल की वजह से आया हूँ। मेरे इर्द-गिर्द ऐसे लोग, ऐसे दोस्त हुँ। मौजूद थे कि जिनसे सीखा, और ख़ुद भी शौक था कि हाँ, ज़िंदगी के मसाइल को पहले ख़ुद सीखा जाए, समझा जाए। पहले अपनी लाइफ कोचिंग की जाए, फिर दूसरों की लाइफ कोचिंग की जाए। वो वारिस शाह वाली जो बात है, हीर वारिस शाह हुँ। तब लिखी गई, तब कामयाब हुई जब हड बीती उसने सुनाई, हुँ। जग बीती नहीं। तो ये सिलसिला जो है वो रिलेशनशिप कोचिंग का या लाइफ कोचिंग का, मुझे ऐसे लगता है कि प्रोफेशन तब जाकर बना है जब मैं अपने ऊपर तमाम तर कह लीजिए कि सारे तजर्बात कर चुका था या कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार इसमें स्पेस भी है और मुझ में सलाहियत भी है। हुँ। स्पेस और सलाहियत हो तो दोनों काम कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। सफ़दर, इससे पहले कि हम लोगों के मसाइल से हुँ, मुतल्लिक़ या जो हमारे माशरे में मसाइल अभी बड़े उभर कर सामने आ रहे हैं उसकी जानिब बढ़ें, आपने आगाज़ में जो गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया, तो एक सवाल मेरे ज़हन में भी हाँ, आया हाँ। कि जब इंसान खुद पर झेलता है या उससे गुज़रता है, तो वो 2 तरह का इंसान बन जाता है। एक तो वो जो सोचता है कि ये हुआ है तो मैं भी दूसरों के साथ ऐसे ही करूँगा। एक वो जो सोचता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं किसी के साथ होने नहीं दूँगा। तो ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ टूट-फूट का शिकार हुए, या कौन-सा ऐसा लम्हा था, कौन-सा ऐसा मसला था जिसने कहा कि हाँ, मैं इससे निकलूँगा और फिर लोगों को भी इससे निकालूँगा? अच्छा, टूट-फूट का शिकार इंसान किसी न किसी तरह पे हर लम्हे हो रहा होता है। और टूट-फूट से यहाँ पर मुराद शिकस्त और रेख्त नहीं है, हुँ। एक्चुअल में टूटना नहीं है। मुराद ये है कि कुछ आप
नए बनते हैं तो किसी पुराने हिस्से को ख़त्म होना होता है। 2-3 ऐसे मौक़े हैं ज़िंदगी में जहाँ पर मुझे लगा कि चीज़ों को मुझे बदलने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। मसलन एक मेरे बहुत, मैं उन्हें अच्छा दोस्त समझता था, एक साहब हैं, बहुत अच्छा दोस्त समझता था। था। तो मुझे ऐसे लगा कि ये हाथ मिलाने वाले हैं तो गले मिलाने वाले भी हैं। लेकिन उन हज़रत ने मुझे ज़िंदगी का ऐसा सबक दिया कि एतमाद जो है वो गिने-चुने लोगों पर करना है और उन पर करना है कि बाद में आप उनकी शिकायत भी ना कर सकें। ठीक। ये ठीक। लाइन जो है ना इन्वर्टेड कॉमास में, हाँ। कि उन पर करना है कि अगर वो एतमाद आपका तोड़ें तो फिर आप उनकी शिकायत भी ना कर सकें, और उसकी शिकायत मैंने फिर नहीं की। तो वहाँ से मुझे महसूस हुआ कि अपने आप को थोड़ा-सा बदलना है, और फिर मैंने ये बात देखी और ये बात महसूस की कि मैं 2 बातें अक्सर कहा करता हूँ कि लोग मारे जाते हैं तवज्जो के कैंसर की वजह से, लोग मारे जाते हैं एतमाद के फुक़दान की वजह से। एतमाद जब उनका टूटता है, यकीन जब उनका टूटता है, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो टूट जाते हैं और ज़िंदगी के उस रेले में चले जाते हैं जहाँ पर नुकसान पहुँचने वाले या पहुँचाने वाले लोग खड़े होते हैं। ठीक है? बहुत कम ऐसा होता है, ये शायद ज़्यादा भी होता हो, हमें कम नज़र आता है कि लोग उस धारे में चले जाते हैं जो लोगों की ज़िंदगी को भी बदलते हैं, जो खैर की बात भी करते हैं, जो अच्छाई की तरफ भी लाते हैं। दूसरी जो मैंने तवज्जो की बात की, मैंने ये बात महसूस की कि लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे 1000% इत्तेफ़ाक करती हूँ। मैं, यकीन कीजिए, एक ऐसा वक़्त था, अभी तो मैं ज़ाहिर है कि मसरूफ़ियत की वजह से कुछ पाकिस्तानी हिसाब से तो मैंने फ़ीस कुछ बढ़ाई, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से मैं लोगों के गम या दुःख सुन रहा होता हूँ या उनसे निकाल रहा होता हूँ, तो मुझे तो पता नहीं कितने लाखों में फ़ीस रखनी चाहिए। मैं मॉडल टाउन पार्क में वॉक किया करता था, तो 5, 7, 8, 10 लोग, 15, 20 लोग, फिर कभी कम, कभी ज़्यादा, उनको मैंने कैमरे पे नहीं लाया, मैं उन लोगों को, ना उनको डिस्कस किया। यकीन करें कि मैं आलती-पालती मार कर बैठ जाता था, वो भी सारे वैसे बैठ जाते थे। हम डिस्कस किया करते थे और ख़ातीन या मर्द रो रहे होते थे। वो कहा करते थे, सर जी शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप हमारी बात सुन रहे हैं, हमें तो कुछ सुनता नहीं है। माँ-बाप के पास टाइम नहीं होता। मैं अक्सर देखता हूँ, अक्सर लड़कियाँ इस शिकायत में और इस दुःख में होती हैं कि बाप के गले नहीं लग सकी। ये बड़ा अलमिया है। ठीक ये है? आज हम एक जगह ज़िक्र भी कर रहे हाँ। थे कि हम वालिद से ख़ास तौर पर जी। मोहब्बत का इज़हार नहीं हाँ। करते। ये बड़ा अलमिया है। तो माँ जो है वो डाँटती रहती है। माँ का प्यार का एलिमेंट होता है, ये नहीं कि नहीं होता। लेकिन जो डिस्टर्ब बच्चे होते हैं या डिस्टर्ब फैमिलीज़ होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिला वजह, बिला तुकान, बेतुकान डाँटती रहती हैं, और तवज्जो नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, और उस तवज्जो को तलाश किया मुआशरे के किसी भी हिस्से में, और वो तलाश गलत साबित हो गई। जो तलाश हम कर रहे होते हैं उसमें अमूमी तौर पर 98% हमारी तलाश गलत साबित होती है, क्योंकि हम एक छोटी दूरबीन से हम बड़ा मंजर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो काम गलत हो जाए, वो दूरबीन ही खराब हो जाती है, वो दूरबीन ही फट जाती है, आंखें चुंधिया जाती हैं। हम सूरज को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम तो ये लाइट नहीं देख सकते, तो सूरज खाक देखेंगे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, और हमें सुना नहीं जा रहा होता। हर शख्स अपनी ज़ात का इज़हार चाहता है, हर शख्सियत चाहती है कि उसे सुना जाए, समझा जाए, चाहा जाए। मैंने ये कोशिश की कि यार मैं सुनने वाला बनता हूँ, क्योंकि सुनने वाले कम हैं, और यकीन करें कि जब सुनने वाले बने हैं तो सुनाने वाले या बताने वाले या गम शेयर करने वाले इतने लोग इकट्ठे हैं कि वो बातें जो शायद अपने महरम से नहीं कर पा रहे होते हैं, वो मुझसे कर रहे होते हैं, वो मुझसे शेयर कर रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि सर मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरी एज ज़्यादा है और मेरे आर्थराइटिस का इशू है। 60 ईयर प्लस खातून थीं, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इस्लामाबाद आ जाएँ, मैं आपका टीए-डीए जो कुछ भी बनता है तो वो मैं आपको पे करूँगी। मैंने कहा कि मैं आज तक ऐसा किया नहीं, लेकिन चलें, ये भी देखते हैं, ये भी कर लेते हैं। मैंने स्टेटस लगाया कि इस्लामाबाद में मैं आ रहा हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी, फेस टू फेस मीटिंग सेशन होंगे। उसी घर के बाकी 4 और लोगों ने भी सेशन बुक कर रखे थे। अब किसी को, उन चारों 5 को नहीं पता था कि इस बंदे से मिलना है, और मुझे तो वैसे ही नहीं पता था, क्योंकि मैं तस्वीर तो नहीं मंगवाता, वो डिटेल्स होती हैं असिस्टेंट के पास, वो भेज देता है, फिर मुलाकात का टाइम तय हो जाता। तो उन्होंने एड्रेस दिया, मैं चला गया। अब वो जो 3-4, पहले एक चेहरा आया, दूसरा चेहरा आया, तो वो मुझे ना मतलब जान पहचान वाली नजरों से देख रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि वो परेशान भी हैं। तो मैंने ना एक को रोक के पूछ लिया, मैंने कहा आप मुझे बार बार देखते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, फिर कुछ कहना चाहते हैं,
उन्होंने कहा कि मैंने भी आपसे सेशन बुक किया हुआ है। तो पीछे से आवाज आई, मैंने भी सर सफदर के साथ सेशन बुक ओह, किया हुआ है। ओके। 5 लोग एक घर में रह रहे हैं। मेरे लिए तो ये कामयाबी है कि पांचों के पांचों लोग मुझे सुनते हैं, बतौर कोच या लाइफ कोच या कुछ भी कह लीजिए, बतौर इन्फ्लुएंसर ही कह लीजिए। मेरे लिए तो ये कामयाबी है, लेकिन उन पांचों को आपस में इतनी स्पेस नहीं मिली कि वो एक दूसरे को सुना सकें। ये बड़े दुख की बात ये है। कहानी, ये बताना का मकसद हाँ, बुनियादी तो तौर पर ये ये हम था। जो शुरू में बात कर रहे थे कि तवज्जो का हाँ, फुकदान, ये हाँ, बिल्कुल वहां पर हाँ। नुक्ता जाके जुड़ गया। इससे पहले कि फिर हम उस नुक्ते पे आए जो आज हमने डिस्कस करना है, सफदर, जब आप किसी की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं और आप तो दिन में न जाने कितने लोगों से गुफ्तगू करते हैं, उनकी परेशानियां, दुख तकलीफ, रोते भी होंगे, तड़पते भी होंगे, तो उसका आप पे टोल कितना आता है, खुद आप कितना डिस्टर्ब होते हैं और फिर उससे निकलते कैसे? क्योंकि अब मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। देखें, सादा सी चीज़ें हैं। जब आप अपने ऑरा को और अपनी एनर्जी को सेट कर लेते हैं ना, एक मखसूस वक्त पे आके, तो फिर वो जो तकलीफ़ है, वो आपकी ज़ाती तकलीफ़ में नहीं बदलती। हाँ, आपको दुख होता है, अफ़सोस आपको होता है, और आपको उस शख्स के साथ सिम्पैथी कहीं न कहीं पैदा होती है। लेकिन आप अगर सिम्पैथेटिक हो जाएँगे, तो सही उसे बात समझा नहीं सकेंगे। ये बड़ा एक हाँ, नुक्ता क्योंकि है, फिर आप ठीक है? पार्टी बन फिर जाते पार्टी हैं। बन जाएँगे। तो मैं मतलब इतना दुःख नहीं अपने ऊपर झेलता या कोई बात लाता कि मैं उसे सही मशवरा ना दे सकूँ, सही बात ना बता सकूँ। बाज़ मर्द या ख़वातीन, उनकी गलती होती है। वो अपने मेंटल ब्लॉक में होते हैं, किसी और ज़ोन में होते हैं और गलती कर रहे होते हैं किसी दूसरे रिश्ते के लिए, और अपने आप को विक्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। तो वो जो सेल्फ ब्लेमिंग है, उसको भी नहीं पहचान पाते, और जो दूसरे वाले शख्स पर ब्लेम कर रहे होते हैं, उसको भी नहीं पहचान पाते। तो उसकी जो उन्हें इदराक देना होता है उस बात का, उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े से एक साइड पर खड़े होकर उसको मैदान में रख कर तो फिर देखें। तो दुःख होता है, बाज़ बहुत सख्त केसेस होते हैं। मसलन ये अजीब-सी कहानी है, मैं मतलब सुना देता हूँ। एक शख्स गज़टेड ऑफ़िसर था या कुछ मतलब पावर में था, और उसका रिलेशन एक खातून के साथ बना। वो अपने किसी मसले को लेकर उसके पास आई थी, अपने किसी जायदाद के मामले को लेकर आई थी, और हस्बैंड की वफ़ात हो चुकी थी। उसका ताल्लुक बन गया उन दोनों का। ठीक। उसने उसके साथ निकाह कर लिया, निकाह हो गया, और उसके पैसे या दौलत या कुछ भी जो था उसमें 50% उसने कहा कि लेके देता हूँ, 50% तुम मुझे दोगी। मरता क्या ना करता वाली बात है, निकाह भी कर लिया है, शौहर भी है, और वो कहीं ना कहीं टूटी हुई भी है, ज़ाहिर है, और मोहब्बत में भी मुब्तला हो गई। ये हो गया। फिर इसको पता था इस शख्स को कि इसकी बेटी है, लेकिन उस बेटी से मुलाकात नहीं थी इसकी, मिला नहीं हुआ था, पता नहीं था बाकी चीज़ों का, ज़्यादा डिटेल्स का। उसी औरत से मिला था। तो उस खातून ने बताया कि इस बेटी से इसकी मुलाकात हुई, और इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और अपनी बेटी को तुम कहो कि वो मुझसे निकाह करे, वरना मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। हाउ स्ट्रेंज। आर यू गेटिंग? यस यस। अब आप बताइए, यहाँ पर आप क्या, मतलब आपका दिल करेगा कि आप इस शख्स को दीवार में चुनवा दो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आज से इखलाकियात। पहले आपने ये वाकया सुना? ओहो, आज से पहले आपने ये वाकया नहीं सुना होगा। नहीं सुना। अब मैं ऐसे 2-4 और वाकया सुनाऊँ, आप रोएंगे और आप कहेंगे पॉडकास्ट नहीं करते, ठीक है? इससे भी ज़्यादा यानी तकलीफ दे चीज़ें होती हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड में अगर आप कमज़ोर पड़ जाएँ या आप पार्टी बन जाएँ, तो फिर आप समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, सिखा नहीं पाते। तो अगेन मैं एक बात कहा करता हूँ कि जब आपकी नीयत हो, जब आपकी कोशिश हो, और फिर जब दुआ आप करने लग जाएँ, तो जिस हालत में भी आप होते हैं, आप उससे फिर निकलने की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो मामला था, ये भी तवज्जो की कमी का था ना, उस औरत को तवज्जो नहीं मिली थी। ओहो, लेकिन ये बड़ा ही हैं? संगीन और ठीक गंभीर है, किस्म का लेकिन मसला था। उसके साथ जो प्रॉब्लम फिर आगे जुड़ी, जी। उसको बाद में उसकी बेटी मुझसे कई सेशन उस बेचारी ने लिए, और उसका मसला हल हुआ, अल्लाह ताला ने करम किया, उस शख्स से उस जान छूटी, ठीक है? तो अगेन बात वही है कि आप देख लीजिए कि वो तवज्जो की कमी को दूर करते-करते किस जगह पर आकर खड़ी हो गई, और फिर उस शख्स ने किस अंदाज से नुकसान पहुँचाया, पैसे भी लिए, इज़्ज़त भी नीलाम हुई, और इस बात की फ़िक्र अलग थी कि मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। ओह अल्लाह अकबर। अच्छा, अब हम इसी से जुड़ी हुई गुफ्तगू की तरफ आएंगे, जो मैंने सोच रखा था कि आज आपसे कुछ सवालात पूछने, क्योंकि आप यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कोचिंग दे रहे होते हैं, और यंगस्टर्स का आजकल ना एक अलमिया बहुत ज़्यादा हो गया है।
रिश्ता कायम होता है, एक तो वो रिश्ता कायम होता है जो जिसमें आप शादी ब्याह के बंधन में बन जाते हैं और मियाँ बीवी। कुछ उससे पहले के रिश्ते अब प्री मैरिटल प्री मैरिटल बहुत ज्यादा कायम होने लगे हैं, जिसमें है ही आपको वही, आप कहते हैं बहुत ज्यादा है ही वही। जिसमें एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं दो लोग। कभी कभी किसी एक को पसंद आता है तो दूसरा सच्चाई में पसंद नहीं कर रहा होता, लेकिन पसंद करने की हम्म, एक्टिंग भी कर रहा होता है। मौके इस का फायदा उठा रहा होता है। इस पर जरा रोशनी डालें कि ये क्या है, क्यों है इतना ज़्यादा शिद्दत से। और फिर बड़ी माजरत के साथ हम्म, मैं ख़वातीन की साइड नहीं ले रही, मैं एक हम्म, हकीकत ये बयान करना चाहती हूँ कि ख़वातीन प्यार में अंधी होके बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करती हैं, सहती भी हैं, और फिर हम्म। उनके हाथ भी कुछ नहीं आते। देखें, मैं अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हैं। हम्म, हम अगर कोई एक दहाई पहले जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और मोहब्बत के साथ साथ यकीन में गिरफ्तार हुए। हम अगर एक दहाई पहले जाते हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि मोहब्बत में गिरफ्तार हुए या यकीन में गिरफ्तार हुए। अब यकीन में गिरफ्तार कैसे होते हैं उस पर भी बात करते हैं। मोहब्बत तो ये है कि आपने किसी को देखा या कोई अदा पसंद आई या कुछ भी ऐसा कोई मामला हो और आपको लगा कि इसके साथ ज़िंदगी बिताई जा हम्म, सकती है, आप मोहब्बत में उसकी मुब्तला हो गए। यकीन में मुब्तला होने का मतलब ये है, और ये ख़वातीन मुब्तला हो रही होती हैं, लड़कियां मुब्तला हो रही होती हैं कि ये बंदा मुझसे शादी कर लेगा। इस बात का यकीन ठीक है, दिलाया भी तो हाँ जाता है। दिलाया जाता है। हम्म, अब ये दो मुख्तलिफ सी बातें हैं, आप हम्म, इसमें ना फ़र्क नहीं कर पाएंगे किसी जगह पर जाकर, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस डिफरेंट ठीक ज़ाहिर है। है कि चीज़ें चलती हैं। मैं अगर आपको यकीन दिलाऊं कि फ़रा मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, बड़ी मोहब्बत करता हूं, और मैं, आप यकीन करेंगे? हाँ, आप कहेंगे मैं हाँ, ला जुत्ती लानी है। हाँ, मतलब हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको सोशल स्ट्रक्चर का पता है, हम्म, आपको अपने हिसाब किताब का पता है, आपको मेरा पता है, और आप पूरी दुनिया को भी जानते हैं, अकल भी है, शऊर भी है, हम्म, सब कुछ है। हम्म, और एक जगह पर एक शख्स जो जानता है सारी सिचुएशन को और उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाता है, फिर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बेवकूफ़ी कहूंगी मैं बेवकूफ़ी तो। कहेंगे। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ज़ाहिर है पूरे का पूरा हाँ, वेरी सिनेरियो करता है, वेरी वेरी करता है। करता है। अब आ जाएँ अगर इस बात की बिना पर कि उन्हें यकीन दिलाया जा रहा होता है, तो यकीन किया भी जा रहा होता है। हम्म, और यकीन इस वजह से किया जा रहा होता है क्योंकि फिर वही बात है, कमी। अनफुलफिलमेंट हाँ, कमी होती है, है कमी कहीं होती है जिंदगी कहीं में न कहीं। शख्सियत में। मसलन मुझे एक बात बताइए, एक शख्स जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, या खातून एक हम्म, उसके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसे क्या लालच देंगे आप? उसे सिर्फ़ प्यार का लालच प्यार देंगे, का उसे चीज़ों का लालच नहीं देंगे नहीं आप। दे सकते। और अगर किसी के पास चीज़ें भी नहीं हैं, प्यार भी नहीं है, उसे थोड़ी-सी चीज़ें मिल जाएँ, उसे थोड़ा-सा हम्म, प्यार मिल जाए, वो प्यार झूठा भी होगा, वो चीज़ें झूठी भी होंगी, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी की जा रही होंगी, तो उसे सब सच्चा समझेंगे और वो यकीन और वाली यकीन मंजिल पे वाली आ मंज़िल पे जाएगा। चली जाएगी। और बाज़ दफ़ा उसे पता होता है ये धोखा दे रहा है, लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं, क्योंकि वो 2 बातें होती हैं, या तो ये कि शायद कल को बदल जाए, हम्म, या ये होता है कि अच्छा बस जब तक चलता है चलाते हैं, कल को देखा जाएगा। ठीक और है। ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी की फीलिंग के साथ। ये कहीं न कहीं जुड़ी होती हैं आपके इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ। इस बात को समझना है, अगर एक शख्स को ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है और इनसिक्योरिटी नहीं है अपनी लाइफ़ को लेकर, वो किसी के साथ भी प्यार की वजह से तो जुड़ सकता है, चीज़ों की वजह से नहीं जुड़ेगा। हम्म, और अब जो है वो सारे रिश्ते ज़्यादातर जो हम्म, रिश्ते बन रहे होते हैं, वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ बन रहे होते हैं। अच्छा वो यहाँ। रील्स के साथ बन रहे होते हैं, वो यस। इंस्टाग्रामिक अप्रोच के साथ बन रहे होते हैं। वो एक हम्म, सोशल, आप कह लीजिए कि अपने आप को एक पुश देने के लिए बन रहे होते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो सामने नहीं आते, जो कुछ नहीं चाह रहे होते, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये ख़्वाहिश तो मौजूद होती है, उन्हें चाहा जाए, उन्हें हम्म, समझा जाए उन्हें। वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होती है कि वो अंदर से उतने फुलफ़िल नहीं होते और अंदर से उतने ताकतवर नहीं होते। वो रुल जाते हैं, वो बह जाते हैं, और फिर आपको पता ही है फिर मसले क्या होते हैं। बहुत सी अलमी है, अब हम किस किस का जिक्र करें और किस किस को छोड़ें। अलमिया है पाक सरज़मीन पर, हाँ। हाँ, नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हुँ, अमूमी तौर पर हुँ, हमारे यहाँ फिर मैं बात कहूँगी तो वो मर्ज़ात की तरफ ही चली जाएगी, लेकिन ख़वातीन को हुँ, जज्बातियत की तरफ या मोहब्बत प्यार का झांसा देकर अपनी तरफ राग़िब कर लिया जाता है। अच्छा, वो उस झांसे में आ भी जाती हैं और हुँ, फिर उसके बाद होता ये है कि ठीक है, देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इतना वक्त गुजार लो, अच्छा एक दफ़ा और मिल लो, एक दफ़ा और मिल लो। और ये बेतहाशा मिसालें प्रोग्राम्स के ज़रिए भी लोगों ने देख रखी हैं। उसके बावजूद वो उस ट्रैप में आते 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 फिर कहीं की नहीं रहती, ना घर उसके घर वाले उसके रहते हैं, ना वो हुँ। घर वालों के साथ रह पाती है। और वो शख्स इतना आदी होता है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी कोई जज्बाती लगाव वाली कैफियत तो नहीं होती। इस तरह के कितने केसेस सब तरह आपके पास आते हैं? बेतहाशा केसेज़ आते हैं, और इवन दो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कहीं न कहीं लड़कियों की भी हम्म, और लड़कों की भी
चूजन, आप कह लीजिए कि क्या नाम उसे देंगे आप, बाहमी रजामंदी हाँ कह सकते बाहमी हैं रजामंदी कह लीजिए। ये चूजन फैक्टर है, ये चूजन डीड है जो आप चूज करके कर रहे हैं। एक खातून कमरे में जा रही है, उसे लड़का ताज्जुद पढ़ाएगा, इमामत करवाएगा, उससे बात कर रही है और उससे पूछ रहा है वो खाना खाया, पानी पिया, तवज्जो दे रहा है। माँ से कभी उसने पूछा तवज्जो इतनी दी? अम्मी आपने खाना खाया, अम्मी आपने पानी पिया? बहन से कभी उसने पूछा है? ये पूरे की पूरी जो लिंकिंग होती है, ये वो जो हम सेगमेंट फ्राइड वाली बात कर रहे थे और उससे पहले बाकी चीज जो डिस्कशन कर रहे थे, बात ये सारी की सारी औरत और मर्द के दरमियान जो लिंकिंग है, ये फिजिकल रिलेशनशिप की ही है, इसकी ही है, ये इंटीमेट होने की है। और इससे हटकर मुझे बताइए, लड़के और लड़की की जब शादी की जाती है तो क्या कहा जाता है? इसे गोल रोटी बनानी आ गई है तो इसकी अब शादी कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि जवान हो गए हैं, इनकी नफसानी ज़रूरियात हैं तो इनकी शादी कर देनी चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि हालात दोनों को कहीं ना कहीं, एक को ताकतवर बना देते हैं, एक को कमज़ोर बना देते हैं। बाज़ दफ़ा लड़की ताकतवर होती है, लड़का कमज़ोर होता है जज्बाती तौर पर। लड़के भी पीछे फिर रहे होते हैं, लड़के भी रुल रहे होते हैं। ये नहीं है, हमने तो चूंकि लड़कियों का रोना नजर आ रहा होता है ज्यादा, लड़कों का रोना नजर नहीं आ रहा होता। आप एक मर्द की हैसियत से जो बात कर रहे हैं, नहीं, मर्द से हटकर, मैं मर्द से हटकर ये बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो ज्यादा केसेस लड़कियों के आते हैं ना, 70% लड़कियों के केसेस हैं मेरे पास, 30% लड़कों के केसेस हैं। 70% ज्यादा तादाद है, लेकिन उनके अंदर जज्बाती जाहिर है कि जितनी कमजोरी है उन्होंने उसी अंदाज से अपने मामलात को ट्रीट करना है। क्या एक फर्ज कर लीजिए, एक लड़का गलत करेगा तो उस लड़के को गिल्ट नहीं होगा? गिल्ट होने के बावजूद भी वो चला रहा है अगली चीजों को, अगले नए चक्कर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एहसास ही नहीं पैदा हो पा रहा, और उससे आज तक किसी ने समझाया बताया भी नहीं कि भाई गलत कर रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि वो गलत से गलत, गलत से गलत, गलत से गलत करते करते वो इतनी उस अकीदे की तरह उसकी आदत रासख हो चुकी होती है कि वो कहता है कि ठीक है ये तो मेरा हक है, और इस हक को देने में या इस हक को पैदा करने में, इस गुमान को बनाने में कहीं ना कहीं खवातीन का या लड़की का किरदार होता है। मसलन पता चल गया कि शादी नहीं करेगा, मैं बता दूं, पता चल गया शादी नहीं करेगा, फिर भी उसके पीछे जाना है। और इसकी वजह क्या? नफ्सियाती वजह जानना चाहूंगी। इसकी वजह वही वैलिडेशन है जो उसे वहां से मिल रही होती है। फिर दूसरा एक वो संक कास्ट फालसी, उसे ट्रॉमा बॉन्डिंग भी, बहुत सारी जितनी भी वजूहत आप कह लीजिए, संक कास्ट फालसी, कुछ मैं लफ्ज आगे पीछे कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे, किसी ऐसे शख्स के पीछे जुड़े रहते हैं जो आपको पता तो होता है कि ये नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसलिए जुड़े रहते हैं कि इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है, इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर इमोशंस इन्वेस्ट किए। मसलन 10 साल लगा दिए मैं से, हाँ 10 साल मैंने इस बंदे के पीछे उजाड़ दिए, मैं क्यों बदलूं बंदा, मुझे तो यही चाहिए। अब ये जो मुझे तो यही चाहिए वाली बात है ना, ये गलती पर गलती फिर उसी बंदे के साथ करवाता रहता। अगेन ये बात है मर्द और औरत का, जो वो जिस तरह से किताब भी है ना मार्स वाली, और वो आपने ज़ाहिरा की पढ़ रखी है, ठीक है। बात ये है कि जब तक हम चीज़ों को ये औरत और मर्द से निकलकर जज्बातियत के पॉइंट से नहीं देखेंगे, मैच्योरिटी के पॉइंट से नहीं देखेंगे, इमोशंस के पॉइंट से नहीं देखेंगे, और इनको इमोशनल मैच्योरिटी इनमें इंजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये मसला रहेगा। और ये मसला है, और ये सारे का सारा जुड़ा हुआ जो है कहीं ना कहीं क्या 90% जुड़ा हुआ आपकी ये जो है वो फिजिकल नीड से है, इमोशनल नीड से है, इससे हटकर कुछ और है ही नहीं। ठीक, एक हमने बिल्कुल गुफ्तगू के दरमियान में बात की कि आप शादी इसलिए करते हैं कि फितरी तकाजे हैं आपके, वो पूरे हो जाएं और एक बाकायदा रिश्ते में आप मुंसलिक हो जाएं। लेकिन ऐसे मर्द और ख़वातीन या आज के जो यंगस्टर्स हैं जो इसको आदत बना लेते हैं, तो वो नफ्सियात क्या होती है और उससे बचें कैसे? देखिए ये एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। अब हमने बैठ के ये नहीं करना कि सिर्फ उस पर डिस्कशन करें, उसका हल भी तलाश करना, और अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर आप मौजूद हैं, आपसे रब्ता भी लोग कर सकते हैं और उस पर। लेकिन ये कहाँ से आप पॉइंट ये पकड़ें कि अच्छा ये ख़राबी की तरफ बढ़ा है, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, और इस रिश्ते में या इस ताल्लुक में या जो भी आप इसको नाम दे दें, इसमें आगे नहीं जाना, ये हमारे लिए ख़राबी है, कैसे पिन पॉइंट करें? देखिए, आगाज सबसे पहले पूछना ये कि मैं इस ताल्लुक में क्यों जाना चाह रही हूँ। ठीक, ये मैं ख़ास तौर पे चाहूँगी ख़वातीन ज़रा गौर से सुनें। मैं इस ताल्लुक में क्यों जाना चाह रही हूँ। लड़कों को लेकर ये बात कही जाती है कि उनका कुछ नहीं जाता। हाँ, हमारे सोसाइटी में ये किसी हद तक बात ठीक है, और लड़कियों को लेकर ये बात कही जाती है कि जब इनकी दोशीज़गी लुट गई तो फिर सब तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि हाइमन को पूरी की पूरी लाइफ के साथ जोड़ दिया जाता है। ये हमारा अलमिया भी है और ये हकीकत भी है।
ठीक। अलमिये को हकीकत और हकीकत को अलमिये से दूर नहीं किया नहीं जा कर सकता। ठीक है, डिसाइड करना है पहले दिन में, अगर कोई आपकी जानिब बढ़ रहा है तो क्यों इसके साथ ताल्लुक बनाना मैंने इसके साथ ताल्लुक क्यों बनाना है। ये मुझसे खाने का पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। ये मुझसे पानी का पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। ये मुझे तोहफा दे रहा है, क्यों दे रहा है। ये डिनर का कह रहा है, क्यों कह रहा है। ये लड़का भी ये सोचे कि ये मुझे पसंदीदगी का इजहार कर रही है, क्यों कर रही है। ये तोहफा भेज रही है, क्यों भेज रही है। अगर आपको लगता है कि ये शादी करना चाहता है या शादी करना चाहती है, तो फौरी तौर पर आपके इमोशनल गार्ड ऑन हो जाने चाहिए, आपके एंटीनास काम करने लग जाने चाहिए, और आपको इन्वॉल्व करना चाहिए उन लोगों को जो आपको शादी के बंधन में बंधवा सकते हैं, जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, जो आपको ओवरऑल सोशल सपोर्ट दे सकते हैं। वो कौन हो सकते हैं? वो माँ बाप हो सकते हैं, वो बहन भाई हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकता है, और दोस्त भी वो हो जो आपके घर वालों को भी जानता हो, जो इंटरमीडिएट, फैमिली फ्रेंड जिसे हम कह सकते हैं। वो सहेली हो, लड़का हो, लड़के का ज़ाहिर है लड़का दोस्त होगा, खातून की जो है वो सहेली होगी, तो आप उससे शेयर करेंगे और उससे डिस्कस करेंगे कि ये बंदा या ये बंदी है, इसके साथ ये मामला चल रहा है, तो मुझे बताइए कि इसमें क्या मदद की जा सकती है। अगर यहाँ पर सामने वाला ये कहे कि अभी तक किसी को नहीं बताना, छुपा के रखना है, तो ये पहला रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है। अम्मी को नहीं बताना, ये रेड फ्लैग है। अबू को नहीं बताना, ये रेड फ्लैग है। अभी मैं सेट हो रहा हूँ, ये रेड फ्लैग है। आपका इजहार अपने लिए मसला नहीं पैदा करता, बहुत बाद में जाकर आपके लिए मसला पैदा करता है, सामने वाले के लिए मसला पैदा करता है। मैंने अगर इजहार किया कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, तो वो तो सोचने लग गई या सोचने लग गया कि यार मैं इससे अच्छा लगता हूँ, कल को जिंदगी हमने इकट्ठे गुजारनी है। मेरे इजहार के बाद मेरा मूड बदल गया, सामने वाला तो वहीं खड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, यही पॉइंट में मेरा था शुरू से। सामने वाला तो वहीं खड़ा है, तो सामने वाले को शुरू में अपने इमोशनल गार्ड ऑन करने चाहिए, कुछ इमोशनल बाउंड्री सेट करनी चाहिए, कुछ फिजिकल बाउंड्री सेट करनी चाहिए, सब कुछ सेट करना चाहिए, और उसके बाद फिर उसके यानी उस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में उसे लाना चाहिए कि अगर तो ये कर सकते हो तो ये कुलिया है, ठीक है, ये रास्ता है। अगर समंदर है मंजिल तुम्हारी, तो दरिया सबसे सीधा रास्ता है। अब दरिया जहां जहां मर्जी लेकर जाए, शादी ही बुनियादी चीज है और कुछ नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक, तयशुदा बात है। या तो तय कर लें आप, मगरब वालों ने वेस्ट में तय कर लिया कि वी आर फ्रेंड्स, ओके, अच्छा वो फ्रेंड्स, उनमें फ्रेंड्स जो हैं वो फिर फ्रेंड्स हैं। 30-30 साल की दोस्ती है। मैं दुबई में मुख्तलिफ ऐसे कपल से मिला, लोगों से मिला, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में, लड़का और लड़की दोस्त हैं, 30 साल से दोस्त हैं, आज तक उनके दरमियान कुछ ऐसा इंटीमेट टॉक नहीं हुई, अगर हुई भी है तो कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। उनका ना डिसाइडेड है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। वो फ्रेंड विद बेनिफिट्स हैं तो फ्रेंड विद बेनिफिट्स हैं, लिव इन में है तो लिव इन में है, वो वन नाइट स्टैंड है तो उनका ये। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर वो हमारे जज्बों की मुनाफकत ही नहीं जा रही है हमारे अंदर से। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, और ना समझ पाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़ात का इजहार नहीं हो सका, डिस्कशन नहीं हो सकी। हमारे यहाँ कैफेज जो हैं या जो भी जगहें हैं, आप देख लीजिए लाइब्रेरी में कितनी कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, या डिस्कशन कितनी हो रही होती हैं, पैनल डिस्कशन कितनी हो रही होती है, आपको इमोशनली कितना टीच किया जा रहा होता है। कौन लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं? मुझे कोई 5 नाम बता दें, आप अपनी पूरी सोसाइटी में, लाहौर में या पाकिस्तान में 5 नाम बता दें कि ये बंदा हमारी इमोशनल टीचिंग कर रहा है, या इस बंदे ने एक इमोशनली हमें जो है ना वो बड़ा बनाने की या रवैयों को समझाने की कोशिश की। जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसकी हमारे यहाँ कमी। अच्छा, अब ये सिनेरियो क्लियर हो गया कि जो शख्स आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है वो सीधा रास्ता इख्तियार करेगा, आए बाएं शाएं नहीं करेगा। आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी डिले नहीं करना। अब हम ये सोच रहे हैं ना कि एक फर्द था वो सीरियस था, दूसरा नहीं था, तो आपने उसको चेक करना है कि वो है, और अगर वो आए बाएं शाएं कर रहा है तो वो रेड फ्लैग। अच्छा, उसके बाद सिचुएशन ये हो गई, वो रेड फ्लैग था, उसको आपने छोड़ दिया, आपने रोना धोना किया, आपके पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, आई नो दैट। उसके बाद फिर ऐसा ही एक सिनेरियो क्रिएट होता है उसी एक शख्स के साथ जिसने धोखा खाया है, इसी तर्ज के ऐसे ही सिनेरियो के अंदर वो खातून या मर्द फंस जाता है, और फिर आप सोचते होंगे कि अब मैं क्या करूं। एज ए लाइफ कोच आपके पास ऐसे लोग आते होंगे, एक के बाद एक और सेम पैटर्न है, वो क्या है? अगेन वही बात है कि जब आपको अपनी ज़ात का पता नहीं होगा आप चाहते क्या हैं, आप खपते रहेंगे। ठीक, मसलन एक शख्स को पता चल गया कि मुझे लाइफ पार्टनर की तलाश तो है, लेकिन वो लाइफ पार्टनर की तलाश कैसे कर रहा है? सोशल मीडिया के ज़रिए से कर रहा है, मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए से कर रहा है, हकीकी मानों में उसने किसी को कहा है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया वो लव मैरिज के कॉन्सेप्ट का है कि मैं उससे शादी करूँगा या करूँगी जिसे मैं जानता हूँ,
जानते तो आप कब्र तक नहीं है। बंदा कब्र तक पहुंच जाएगा, आप उसे जान नहीं सकेंगे। तो ये तो बिल्कुल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक शख्स ये बात कहे या एक शख्स ये बात कर रहा हो कि मैं इसे जानता हूं तो शादी कर रहा हूं। आप नहीं जानते होते, सिर्फ और सिर्फ एक सुपरफिशियल चीज होती है और उसी सुपरफिशियल चीज को आप लेकर चल रहे होते हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं होता। सो ये जो जानने की ख्वाहिश है ना, ये इंसान को एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप से तीसरे से चौथे की तरफ लेकर जा रही होती है कि पहले मैं पता करूंगा ये क्या है। और इस दौरानिये में वो जब आप पर मुनकशिफ होता है, उसका पता चलता है, आप कहते हैं ये तो ठीक नहीं है, और फिर आप या उसको आपका पता चलता है, आप वो कहता है तुम ठीक नहीं हो, और रिलेशनशिप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है। उस शख्स को जिसके साथ बार बार ये हो रहा है, ये बात समझने की जरूरत है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको उसकी कमी या कोताही के साथ उसे तस्लीम करना पड़ेगा। गलती दो तरफा होती है, ताल्लुक दो तरफा होता है, मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा कुछ भी नहीं है। जो एक बात कही जाती है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल बहुत सादा सी मिसाल है लेकिन बड़ी परफेक्ट मिसाल है। ताल्लुक भी दो तरफा चल रहा होता है। तो वो शख्स जो बार बार टूट रहा है, उसके टूटने की दो वजूहात हो सकती। एक, वो खुद किसी न किसी एहसास कमतरी में मुब्तला है, और दूसरा कहीं ना कहीं वो तवक्कुआत उससे सामने वाले से ज्यादा रख रहा है। जो उसकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा, उससे खुद पीछे हट रहा है, और जो उसके साथ चलने की उस अंदाज से कोशिश करता है और फिर नहीं चल पाता, या उसे इसके अंदर वो पोटेंशियल नजर नहीं आता, वो पीछे हट जाता। यानी कि फिर उस शख्स को जो बार बार इसमें फंस रहा है और समझ रहा है खुद को विक्टिम, उसको सोचना और समझना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। जब आपको ये पता चल जाता है, फिर उसके मुताबिक आप अपनी इमोशनल, यूं कह लीजिए कि अपने इमोशनल तबलीग करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर थेरेपिस्ट की और कोच की जरूरत तो पड़ती है। आपको पड़ती है, जरूरत पड़ती है। मुझसे किसी ने पूछा कि आपको कोच की जरूरत पड़ती है, मैंने कहा कि जितने फीस आप मुझे दे रहे हो तो मैं 3 गुना ज्यादा फीस देकर तो मैं जाता हूँ या मिलता हूँ लोगों से। वजह क्या है कि हर बड़े के ऊपर एक बड़ा बैठा है, हर अकल वाले के ऊपर एक अकल वाला बैठा है। तो मेरे मसाइल मुख्तलिफ हैं, आपके मसाइल मुख्तलिफ हैं, आपकी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, आपके सिनेरियोज मुख्तलिफ हैं। मैं उसी पॉइंट पर वापस आता हूँ, हम गलती जिस वजह से कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाहे जाने की ख्वाहिश होती है। ये एट द एंड, यानी फ्रॉम वेरी, आप कह लीजिए बॉटम से ये सिलसिला चल रहा होता है, मगर बेस लाइन ये होती है, नीड ये होती है, उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें इसके ऊपर तामीर होती हैं। मैं आपकी बात समझ भी रही हूँ और मुझे पॉइंट बहुत अच्छे से अंदाजा भी हो गया, लेकिन बड़ी फितरी सी ख्वाहिश है ना, कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र में जाके ये चाहे जाने की ख्वाहिश, या आपको कोई ख्याल रखे, ये ख्वाहिश तो जन्म लेती है। फिर हमने देख लिया कि उसके रास्ते में कितनी कुर्बानियाँ दी जाती हैं या बाज़ औक़ात बेवकूफ़ बना जाता है। और ऐसा शख्स जो बार बार हम धोखे का लफ्ज़ ही चलें इस्तेमाल कर लेते, धोखा खाता है, मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाता या टूट फूट का शिकार हो के एक रिश्ते में बन जाता है, क्योंकि वो तो सोसाइटी का तकाजा है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। तो क्या वो अपने रिश्ते से क्या मैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वफ़ा कर पाएगा, उसको निभा पाएगा या जस्टिस कर सकेगा? मुझे लगता है कि उस शख्स को ज्यादा जस्टिस करनी चाहिए। ये तो हम वो एक आइडियल सिनेरियो कर सकता है। अब कर पाने की बात, यस कर सकता है, क्योंकि उसे वो तमाम लूप होल्स पता है कि यार ये हुआ था, ये नहीं करना, ये हुआ था, ये नहीं करना। उसके साथ जो जो हुआ है नेगेटिव, उसे पता है कि ये करूंगा तो ऐसी तकलीफ होती है। तो एक शख्स जो मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी को छोड़कर मेरे साथ जुड़ा है, मुझे इसके साथ नहीं करना, और कर सकता है। और ये वही करेगा जो ज़र्फ़ वाला होगा, ये वही करेगा जो एतमाद वाला होगा, ये वही करेगा जो खुलूस वाला होगा, ये वही करेगा जिसके अंदर मोहब्बत होगी, जिसके ख़मीर के अंदर मोहब्बत होगी। वजह ये है कि अगर तो आपको दुख मिला है और आप दुख देते हैं, तो फिर आपके ख़मीर में कहीं ना कहीं को मसला है, ख़मीर में कहीं ना कोई नेगेटिविटी बैठी हुई है, फितरत में कहीं ना कोई नेगेटिविटी बैठी है। वरना बसूरत दीगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको पता चले कि इस तरीके से तकलीफ़ होती है, आप दूसरों को उस तरीके से तकलीफ़ देने लग जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं होता। मसलन आप देख लीजिए, बहुत सारी दुनिया में बड़ी मिसालें हैं कि जितने बड़े रहनुमा गुजरे हैं, जितने बड़े मुबल्लिग गुजरे हैं, जितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स गुजरे हैं, जितने बड़े इमोशंस पर काम करने वाले गुजरे हैं, उनकी ज़िंदगी में उनको तकलीफ़ देने वाले लोग थे। क्या उन्होंने तकलीफ़ का प्रचार किया? उन्होंने तकलीफ़ का प्रचार नहीं किया। उन्होंने उसको जज्ब करके, उसको मोहब्बत बनाकर या प्यार बनाकर या खुलूस बनाकर प्रचार किया। तो कर सकता है और करना भी चाहिए। इससे उसकी अपनी ज़िंदगी में भी सुकून हो जाएगा और दूसरों की ज़िंदगी में भी सुकून हो जाएगा। और अगेन बात यहाँ पर यह है कि उससे वैसी तवक्को नहीं रखनी चाहिए जैसी तवक्को वो पहले रिश्तों से रखता रहा, क्योंकि
हर एक मुख्तलिफ सी, ये इतनी इतनी बारीक बारीक बातें हैं कि मुश्किल होती बाज़ दफ़ा समझने में, लेकिन जिसको समझ आ जाती है उसके लिए आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पर वो मुझे पता है बाज़ दफ़ा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, वैसी मोहब्बत नहीं दे पाएगा सामने वाले को जैसी मोहब्बत चाहिए, फिर सामने वाले को भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना, ठीक, एक्सेप्ट करना कि अच्छा ये अब नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा मुझे इसी से मोहब्बत मिलेगी, मुझे इसी से खुलूस मिलेगा। एक खातून बहुत शिकायत कर रही थी अपने हस्बैंड की, ये हो गया फलां हो गया फलां, हस्बैंड साथ आए होते कपल काउंसलिंग की। अच्छा। वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। एक बात उसने कही कि देखें ना, इसने अपनी बहन को फलां चीज़ लेकर दी है और मुझे नहीं लेकर दी। ये खातून ने कहा? खातून ने कहा, मैं इसकी बीवी हूँ, मैं इसके बच्चों को पालती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। उसने कहा कि अच्छा वो भी तो बताओ ना जो मैंने तुम्हें उस टाइम पीरियड पे तुमने कहा था कि तुम्हें सोना लेके दूं इतना और मैंने तुम्हें 5 तोले ज़्यादा लेके दिया था। तुम ये भी तो बताओ ना कि तुम बहन को गिफ्ट देना चाह रही थी और मैंने कहा था कि फ़लाँ अच्छा गिफ्ट लेकर दो। तुम ये भी तो बताओ ना। कहती वो तो आपकी ड्यूटी थी, वो तो आपने करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ अच्छा अगर सामने वाला कर रहा है तो वो तो उसकी ड्यूटी है, और जो आपको नहीं मिला ये आपके साथ जुल्म हो गया, ये आपके साथ ज्यादती होगी। सुबह बैठे हुए जो हम बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर बीवी ने कह दिया कि मुझे फलां चीज़ खानी है और मुझे ले जाएं, हस्बैंड भूल गया या कहीं मसरूफ था या कुछ भी ऐसा, वो वापस आएगा और वो ये बात कहे कि आपने मतलब तुमने कुछ खाया किया, तो उसने कहा नहीं नहीं, आपने जो मुझे दाल चावल खिलाए थे उससे पेट भर गया मेरा। अब उसने चाहे मजाक में कहा, चाहे तंज में कहा, चाहे दुख में कहा, किसी वो जो दुख है वो उठाकर उसने इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब ये जो दुख उसने उठाकर इसके अंदर इंजेक्ट किया है, ये दुख अगर तो इसके अंदर ज़र्फ होगा तो इसको क्या करेगा, फूल बनाकर उसे पेश कर देगा, नहीं तो फटा शुरू हो जाएगा। तो ये दो तरफा मामला बनेगा, उसको भी समझना है और इसे भी समझना है। बीमार शख्स से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो वैसे ही भागे और दौड़े जिस तरह से एक तंदुरुस्त भागता और दौड़ता है। तो जज्बाती बीमार भी तो होते हैं। तो जज्बाती बीमार से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वैसी ही वो एफिलिएशन दे, वैसा ही प्यार दे, वैसा ही खुलूस दे, जैसा खुलूस, जैसा वफा या जैसी प्यार की तवक्को आपको है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको सींग फंसाने नहीं है, सींग अड़ाने नहीं है, बस साथ साथ चलना है आपको। कभी आगे एक कदम हो जाएंगे, कभी पीछे हो जाएंगे, और यही जिंदगी का हुस्न है, क्योंकि ये तमाम तर दुनिया इनफरादियत पर चल रही है और इख्तिलाफ राय और इख्तिलाफ अमल पर कायम है। मतलब मेरा अमल आपका अमल हो नहीं सकता। अब दोनों अगर बोलने लग जाएं बैक वक्त तो क्या बात चलेगी? पॉडकास्ट खराब हो जाएगा। एक सवाल करेगा, दूसरा बात करेगा, मैं सवाल करूंगा, आप बात करेंगे। तो ये सिलसिला जुड़त के साथ है। और दो बल्कि एक ही लफ्ज में मैं तो समझता हूँ इस बात को, एक्सेप्टेंस आपके रिलेशनशिप को ठीक करती है। और मुझे जिस बंदे के बारे में या जिसकी मिसाल आपने दी है कि जो इतना टूटा हुआ है, वो कभी ठीक हो पाएगा या ख्याल कर पाएगा? अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने अब ये करना है और आगे बढ़ना है, एक्सेप्ट कर लेगा और पॉजिटिवली उसके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, यकीन करें उसकी ज़िंदगी खुद भी अच्छी हो जाएगी, अगले की भी अच्छी हो जाएगी। मोहब्बत बहुत सारी चीज़ों का इलाज हो सकता है। चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी तरह हमने शुरू में एक गुफ्तगू की थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी में कुछ होता है तो वो चाहते हैं कि अगलों तक ये चीज़ ना पहुँचे या हम आगे कुछ अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचा सकें। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ तो हम अगलों को भी तबाही और बर्बादी देंगे, या साढ़े नाल ते है वैसी ताड़े नाल क्यों ना हो। इस जो सिनेरियो के अंदर फंस के रह जाता है, जो जिसका ये माइंडसेट ये बन जाए, वो उसका इलाज कैसे हो? जैसे हमने कहा जज्बाती मरीज भी हैं, तो उसका इलाज कैसे? देखिए उसका इलाज नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल हाँ। अगेन ये कोशिश कर सकते हैं कि उसके लिए दुआ करें। अगर तो उसकी आदत है तो फिर बदला जा सकता है, उसकी फितरत है तो फिर नहीं। अगर तो आदत है तो फिर आप टोन डाउन से कर सकते हैं, थोड़ा सा प्यार देके, मोहब्बत देके, चीज़ों को उसके लिए दुआ करके, फिर तो पॉसिबल है। लेकिन अगर उसकी फितरत है तो फिर पॉसिबल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि एक बंदे ने जब भी बोलना है कफन फाड़ के ही बोलना है तो फिर क्या करेंगे आप आपका गुजारा नहीं हो सकेगा, ठीक है। उसमें आपने उससे नहीं बदलना, उसमें आपने अपने आप को बदलना है। आपने अपने अपने जो इमोशंस हैं उसको, अपने आप को इमोशनली टीच करते रहना हर वक्त कि अगर ठीक है ये बात कर रहा है तो मैंने अपने आप को ऐसे एडजस्ट करना है। ठीक। मैं ये मिसाल इस वजह से, इस अंदाज से देता हूँ कि अक्सर सास जब मतलब औरतें सास बन जाती हैं, वो कहती हैं साढ़े नाल भी इंज ऐसी तुसी भी इंज बाड़ा पाड़ो। मिसाल ये है कि अगर बच्चा तंग कर रहा है और उसके लिए मतलब
उससे कुछ चाहिए तो कहते हमें तो कुछ नहीं लेके देते थे, हमने तो अपने बच्चों को लेकर नहीं दिया था। इस वजह से आपने नहीं लेकर दिया था कि आपके पास ज़राए नहीं थे, इस वजह से आपने नहीं लेकर दिया था कि आपके पास मौके नहीं थे, और अगर ज़राए भी थे, मौके भी थे, तो इस वजह से नहीं लेकर दिया था कि आपके अंदर दिल गुर्दा नहीं था, आप पैसे लगाना नहीं चाहते थे, आप उस वक्त के लिए संभाल कर रखना चाहते थे, जिस कोई बुरा वक्त आएगा तो देखेंगे। अब उनके पास पैसे हैं, मौके हैं, ज़राए हैं, वो लगा सकती हैं, लगा सकता है तो लगाने दें। आपको हाथ थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये सास के पॉइंट से मैंने बात कर दी है, ओवरऑल हर हवाले से यही बात है, हर रिश्ते पर यही बातें अप्लाई होती है। जी जी। तो वो शख्स जो आप समझते हैं कि ये जहरीला हो गया है, ये नेगेटिव हो गया है, या जब भी ये बोलता है तो कांटे उगलता है, उसके साथ आपने एडजस्ट करना है, उसको बदलना नहीं है। अगर बदलेंगे तो फिर तैयार रहें कि आप अगर उसको बदलने की कोशिश करें तो आपको जख्म आएगा, या तो आप उस जैसा रिएक्ट करने लग जाएंगे या फिर बहुत अच्छे बन जाएंगे और आपके अंदर एक्सेप्टेंस पैदा हो जाएगी, क्योंकि आप बंदों को तो नहीं बदल सकते, अपनी जात को बदल, अपनी जात को ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मुझे अगर आपका कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आया तो मैं आपको उठाऊं और आपको कैमरे पे चले जाएं और कैमरामैन को कहूं यहाँ आ जाए। क्या ये रोल चेंजिंग हो सकती है, रोल शिफ्टिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। जब रोल शिफ्टिंग नहीं हो सकती तो इनर रोल शिफ्टिंग हो सकती है कि बंदा डील कर सकते हैं। तो डील करना सीखना पड़ता है, और ये तभी आएगी जब एक्सेप्टेंस आएगी। एक्सेप्टेंस इज द की। कबूल कर लें आपके ये ऐसा ही है, लेकिन उससे साथ साथ बदलते रहें, कोशिश करते रहें। मतलब ये नहीं कबूल करके बैठ जाएं। दूसरे शख्स को बदलने की या खुद को बदलने, दोनों को कोशिश जारी रहेगी, लेकिन साथ एक्सेप्ट भी करेंगे कि मैंने ऐसी कोशिश नहीं करनी जिससे चीजें खत्म होने की तरफ आ जाएं, नेगेटिविटी की तरफ चली जाएं। अच्छा, रिश्ते जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। रिश्ते कायम कर लेना आसान होता है, उनको निभाना और चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसमें अभी बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी की हैं जो देखने वालों के लिए मुफीद भी साबित हो सकती हैं। इंतज़ार कितना किया जाए? एक रिश्ता बंध गया है, आपको शिकायतें भी हो गई हैं, बड़ा अच्छा सवाल और है। उसमें फिर कितना इंतज़ार कि अच्छा ये सुधर जाएगा, बदल जाएगा, या मैं खुद को बदल लूँ, चीज़ें बेहतर होंगी, कितना? मैं इसके जवाब में ना सिर्फ फीलिंग बेस्ड जवाब देता हूँ, दुनियावी बेस्ड नहीं जवाब दिया करता, या बुकिश नॉलेज नहीं शेयर करता। मैं कहता हूँ जब तक आपका दिल नहीं भर जाता, जब तक आपका दिमाग आपको जवाब नहीं दे देता, तब तक आप इंतज़ार कर लें। वजह क्या है? वजह ये है कि आपका गुजारा नहीं होना। आप आगे मूव भी कर जाएंगे, आपका गुजारा नहीं होना, आप वही सब तलाश करते रहेंगे। लेकिन जब एक दफ़ा आपका दिल आपको बताने लग जाए, दिमाग आपको बताने लग जाए, तो फिर आदतन आपने वहाँ नहीं खड़े रहना। फिर ये इंतज़ार नहीं करते रहना कि ये बदलेगा, फिर ये नहीं सोचना कि मुझ पर इल्ज़ाम आएगा कि मैंने छोड़ दिया। ठीक। क्यों? हम अक्सर दो बातें हैं, दो रीजंस बनती हैं एक ही जगह पर खड़े रहने की, इंतज़ार करते रहने की। एक रीज़न तो पहले हमने कहा कि मैंने इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, वक्त लगाया है, दिल दिया है, जज्बात लगाए हैं, तो मुझे इसी से जवाब चाहिए। मैं क्या अपना सारा इमोशंस का मलबा उठा के किसी दूसरे की झोली में डालूं या किसी दूसरे के कंधे पर रखूं? तो नहीं, जैसा है बस ऐसा ही चलते हैं, खत्म हो जाएंगे, बस यहीं रहेंगे। एक तो आप इस सिंड्रोम का शिकार होते हैं, या दूसरा ये होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं चली या इसने नहीं चलना, तो मुझे अपने आप को क्या कर लेना है, इससे अलग करना है, और अलग करने के साथ साथ मुझे चीज़ों को समझना है कि चीज़ों को कैसे लेकर चल सकता हूँ अपनी अगली आइंदा जिंदगी में। यहाँ पर ये ख्याल आता है कि मुझे ये इल्ज़ाम दिया जाएगा कि मैं छोड़ गया या मैंने छोड़ दिया। बतौर फीमेल भी और बतौर मेल भी हम इस बात से खौफ खाते हैं कि हम पर ये इल्ज़ाम आए कि देखो तुम नहीं छोड़ा है, मैंने तो नहीं छोड़ा। और वो वाली बात भी कि लोग क्या कहेंगे, जो बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। तो अगेन लोगों वाली तो उसके लिए तो बड़ी कहानियां हैं, वो तो उस पर क्या जाना। अगेन आप ये देखेंगे कि इस बात से यकीन कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पर ये बात आती है कि इसने छोड़ा था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क आपकी ज़ात को पड़ रहा होता है, फ़र्क आपके इनर सेल्फ को पड़ता है। आप अंदर से ज़ख्मी हो, दुखी हो, तकलीफ़ में हो, और आप उसके कदमों में बैठे रहें और वो हल्का हल्का ठुड्डा मारता रहे आपको, कितने नफलों का सवाब मिलेगा। मैं अगेन कहता हूँ छोड़ना हल नहीं है, लेकिन जब आपको लगे कि आप जज्बाती मौत के करीब आ गए तो फिर अपने आप को पीछे करना, फिर हट जाना चाहिए, और उसका तरीका कारवुज़ा करना चाहिए। उसमें अपने ऊपर को गिल्ट नहीं लेना चाहिए। मसलन एक बंदा आपसे कहता ही ये है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, फिर वहां पर रुके रहना क्या, किस बात की अक्लमंदी है? एक बंदा कहता ही है कि तुम्हारी जिंदगी में मैंने शामिल होना और तुम्हें बर्बाद कर देना, चाहे वो मोहब्बत से कहा, उसने प्यार से कहा, किसी भी तरह से कहा, और उसने बर्बाद कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन है? आप और मतलब वो बर्बाद भी कर चुका है और आपको नजर भी आ गया,
मैं क्या क्या करता हूँ कि आपके जब जज्बात चेंज होते हैं, इमोशनल फ्लक्चुएशन आती है, तो आपकी मेंटल फ्लक्चुएशन भी होने लग जाती है, बिल्कुल आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, बिल्कुल। खून फ्लक्चुएट करने लग जाता है, मैदा खराब हो जाता है, आप किसी काम के नहीं रहते। आप ज़हनी ठीक है, जिस्मानी तौर तो पर तबाह उसने बर्बाद हो हाँ, रहे तो हैं। उसने जो कहा था कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा या बर्बाद कर दूंगा, मेरे साथ ना रहो या मेरी तरफ तुम ना आओ, या अगर आए भी तो तुम्हें तबाह कर दूंगा, चाहे उसने ज़बानी कलामी कहा था, चाहे उसने अपने एक्शन के जरिए से कहा था, उसने तो आपको कर दिया। फिर वहीं पर बैठे रहना तो आपकी चॉइस है, चॉइस आपके पास ही है, लेकिन इस जिंदगी का हक आप पर यह है कि आप अजियत में ना गुजारें इसे, ठीक। तकलीफ में ना गुजारें इसे। चॉइसेस आपके पास होती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल स्ट्रक्चर में इतने बंधे हुए हैं कि वो कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या मैंने नहीं करना, उसकी चॉइस है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जी बाज़ दफ़ा चॉइस नहीं होती, वो जो बाज़ दफ़ा चॉइस नहीं होती ना वो भी चॉइस होती है। ओशो एक ये बात बड़ी का हाँ बड़ी गहरी हाँ सी हाँ बात हाँ है हाँ हाँ। इसको। ओशो से किसी ने पूछा कि आपका कोई बिलीव है, हम्म, उसने कहा मेरा कोई बिलीव नहीं है। तो एंकर ने कहा कि ये भी तो बिलीव है, उसने कहा हम्म, नहीं, ये बिलीव नहीं है, ये अपनी ज़ात को जानना है। ज़ात को जानने में और बिलीव होने में फ़र्क है। और बिलीव कायम, और मैं तो दुनिया के हर बिलीव को जो है ना वो तोड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। जब तक जिसका बिलीव है करता रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस बिलीव पर ये कायम रहे। वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है उसका, लेकिन जो बात मैंने कही है कि आपके पास चॉइस कुदरत ने रखी होती है। बिल्कुल। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वो कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। फिर इसके साथ इन्ना माल उसरी युसरा, ये नहीं कहा गया कि मुश्किल के बाद आसानी है। माँ का मतलब साथ है। हम कुरान मुश्किल को के ज़ाहिर साथ करते हैं ना, मतलब हमारे लिए वही जाहिर है ना, इसके है। अलावा तो कुछ नहीं है। माँ का मतलब साथ है, मुश्किल के साथ आसानी है। ये मुश्किल है, इसके साथ आसानी है। तुमने चूज करना है क्या, किस अंदाज से लेकर और चलते हो, ये और ये यहीं पर होती है, ये कहीं और नहीं होती। बिल्कुल एक बात मैं अमूमन सोचा करती हूँ कि आपकी खुशी और दुख के जिम्मेदार आप ही होते हैं। देखिए, हाँ तकलीफ आना या दुख आ जाना फितरी तौर पर अल्लाह की तरफ से होता है। कोई प्यारा आपका बिछड़ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कुछ आ गया, लेकिन उसी स्टेट में पड़े रहना या उसी में बहुत ज़्यादा वक्त गुजार देना ये आपकी चॉइस है। तो आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो ठीक है, ये नशेबो फराज आते हैं, लेकिन वो एक पॉजिटिविटी की तरफ रहे, नेगेटिव ना हो जाए, और आगे ट्रांसफ़र करने का जो कुछ लोगों में जुनून होता है, बदला लेना, इंतकाम लेना, आपके लिए कितना टॉक्सिक है, ये भी ज़रा बताएं हमारे मेरे लिए तो देखने बहुत वालों को। टॉक्सिक है, लेकिन इसको मैंने महसूस किया है कि जब भी कोई नेगेटिविटी होती है ना, हम्म, ज़ाहिर है, और मेरे ताल्लुकात बहुत महदूद हैं दोस्तों के साथ, 2-4 ताल्लुकात हैं। हम उन्हीं में बैठ रहे होते हैं, उन्हीं में हम्म, घूम रहे होते हैं और आगे नहीं निकलते, क्योंकि दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला हम्म, वाली बात है ना। मैं नेगेटिव बात को कोशिश करता हूँ रिपीट ना करूँ। ठीक है। मुझे अगर पता चल जाए कि इस दोस्त ने, दोस्त जिसे मैंने दोस्त कहा है, जानने वाले की तो फिक्र ही नहीं है ना, या अनजान की तो फिक्र नहीं है ना, बिल्कुल। वो तो कहेंगे, उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो कहना है, और कहा एहसान। किसके बारे में जाएगा, जो इस काबिल है कि उसके बारे में हम्म, कहा जाए। तो अगर किसी दोस्त ने बात की है और मैं उस दोस्त को ताल्लुक उसके साथ रखना चाहता हूँ, तो मैं 2 काम करता हूँ। नॉर्मली या तो मैं उससे डायरेक्ट डिस्कस कर लेता हूँ हम्म, कि मुझे ये बात पता चली है। वो मान लेता है कि हाँ, ऐसा है, हम्म, तो मैं कहता हूँ यार एहतियात करनी है, और वो नहीं मानता तो मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगेन डिसाइड मैंने ही करना है कि मैंने इसके साथ कैसे चलना है। मुझे पता चल गया कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, हम्म, और मैं उसे मार्जिन दे रहा हूँ, बार बार मार्जिन दे रहा हूँ, तो मैं इस वजह से मार्जिन दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, दिमाग कहता है ठीक नहीं है, दिल कह रहा है चलते रहते हैं कोई बात नहीं। तो फैसला जाहिर है कि मैंने करना है कहीं ना कहीं जाकर कि मैंने इसके साथ चलना है या नहीं चलना, और उस नेगेटिविटी को रिपीट करना है या नहीं करना। ताज़ा मिसाल है, एक दोस्त ने मुझे बताया कि फलां ने तुम्हारे बारे में ये बात कही है, और और वो भी उसने, दोस्त था। हाँ हाँ, दोनों दोस्त हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, ठीक आपस है। में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कोई बात हो गई होगी, फ्लो में एक बात निकल गई होगी, उसने कहा तुम्हारे बारे में उसने बात की है। तो मैंने हंसते हंसते कहा, मैंने कहा यार ये कोई ऐसी बात हुई है? तो उसने कहा नहीं, उसने एक बात की थी तो जवाबन मैंने कहा। अब मुझे चूंकि पूरी सिचुएशन का इल्म नहीं है तो मैं क्यों मफरूज अखज करूं। बिल्कुल मैंने ठीक कहा है। दोनों एंजॉय करो यार, हाँ तस्लीम कर ले उस तस्लीम कर हकीकत लिया को। तुम लोगों ने, ये काफी है। हाँ। मैं उस बात को ना वापस ला सकता हूँ, ना उस बात को रिपीट कर सकता हूँ, ना ठीक कर सकता हूँ। रिपीट करूंगा तकलीफ रहेगी, और उस दर्जे की, उस लेवल की बात मैं उनसे नहीं कर सकूंगा, या उस तकलीफ वाली बात मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि जोन में उन्होंने बात की है। बिल्कुल ये ठीक है। बारीक सी बातें हैं, मतलब इमोशंस के लेवल पर ये बातें हैं। और अगेन मैं तो एक बात कहा करता हूँ, आपने शायद आज से पहले ये बात सुनी हो या ना सुनी हो, मैं कहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो ना न्यूरो साइंटिस्ट के लिए,
तो वो इमोशनल इंजीनियरिंग करें, ऐसी कोई डिग्री निकाली जाए, ऐसा कुछ तरीका निकाला जाए कि इमोशनल इंजीनियरिंग हो सके, लोगों को मोहब्बत, प्यार, खुलूस, वफा, नफरत, दुख, तकलीफ, जितने जज्बे हैं, जितने इमोशंस हैं, इन इमोशंस की साइंस बताई जाए, सिखाई जाए और ये इनके अंदर इंजेक्ट की जाए। मुश्किल काम, ठीक है, मुश्किल काम है मुश्किल काम है। क्योंकि आप वैसे नहीं सीख पाते, तो इंजीनियरिंग कर दी जाए, कोई प्रोग्रामिंग कर दी जाए और फिर बड़े सेट होके चल सकें। ये मेरी ख्वाहिश है और ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती हैं? अच्छी महफिल से, अच्छी एक दोस्ती से और उससे पूरी हो सकती है। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई कि दोस्ती है, ताल्लुक है, आपने बात कर ली, अगले ने समझा दिया ऐसा नहीं था, गलतफहमी दूर हो गई या नहीं हुई तो मामला धुंध छट गई, मामला क्लियर हो गया। कुछ ऐसे ताल्लुकात और रिश्ते होते हैं जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते, जैसे माँ बाप का रिश्ता है, औलाद का रिश्ता है, बहन भाई हैं, अब आपने रहना भी है, कुछ इखलाकी तकाजे भी हैं, कुछ माशरे के तकाजे भी हैं और कुछ शरई तकाजे भी हैं, तो क्या करेंगे? देखें, शरई तकाज़ों की जहाँ तक बात है और वालदैन की आपने स्पेसिफिकली बात की है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ज़ाहिर जुड़ा मामला है। वालदैन के साथ एहसान की बात की गई है, ऐसा नहीं कहा गया कि जैसा सलूक उन्होंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही सलूक करो। मसलन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बाप ने किसी बात से रोका था बचपन में और रोकते हुए थप्पड़ मार दिया था, तो आप बड़े हो गए हैं तो अब आप वैसा सलूक करेंगे। एहसान की बात की कि आप उनके साथ एहसान से पेश आएंगे और खुदा खुद एहसान करने वाला है, तो बंदे से ये तवक्को रखता भी है और बंदे को कहता भी है कि तुम एहसान करो। एहसान क्या है? एहसान ये है कि जो किसी चीज़ का मुस्तहिक नहीं है उसको वो चीज़ दे दें तो एहसान कहलाएगी, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, कुछ भी आप कह लीजिए। ये एक सादा सी डेफिनेशन है। अब आते हैं उन लोगों की तरफ या उन आप कह लीजिए कि शख्सियात की तरफ जिनको हम छोड़ नहीं सकते, उनके साथ रहना भी है, उनके साथ उठना बैठना भी है, उनके साथ ज़िंदगी भी गुजारनी है, लेकिन वो अजियत देने वाले भी हैं, या यूँ कह लीजिए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर बात चली गई है, दुरुस्त, जिसमें आप उनके साथ बात नहीं करना चाहते लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। अगेन वहीं पर फैसला आप ये करेंगे कि मुझे अगर तो इससे मोहब्बत है तो मैं मोहब्बत के साथ पेश आऊँ, ये मोहब्बत के साथ पेश नहीं आता तो ये एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि वो जज्बाती तौर पर बीमार है। ये आपको कहीं ना कहीं ये बात सुकून दे देती है, ये समझ लेना है। वो दुनिया के लिए जज्बाती तौर पर बीमार नहीं है, वो आपके लिए जज्बाती तौर पर बीमार है। उसके इमोशंस आपके लिए वैसे नहीं है, उसके इमोशंस में तब्दीली आपके लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। तो इस पॉइंट को तो आप समझ जाएंगे और इस पॉइंट के मुताबिक फिर आप अपने पत्ते फेंकेंगे। दूसरे लफ्जों में आपको बात करनी है, आपका बात करने का दिल कर रहा है और आपको पता भी है इसने जवाब नहीं देना, तो देखिए आप अकेले में भी तो बातें करते ही है ना, आप अकेले में भी तो अपना इमोशनल जर्नल लिखते ही है ना, तो उससे आप अपनी बात करेंगे, उससे अपना पॉइंट उससे शेयर करेंगे। वो नहीं जवाब देता तो उस पर इस वजह से परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इसने तो जवाब नहीं देना। आपने अपनी तसल्ली और अपनी तशफ़ी तो ज़ाहिर करनी है। इसके साथ साथ एक चीज़ है जिसे हम तवक्को का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उस तवक्को को उस शख्स से आहिस्ता आहिस्ता घटाएंगे। ताल्लुक़ का ना होना एक अलग बात है, ताल्लुक़ में होते हुए तवक्को का घटाना एक अलग बात है। आप ताल्लुक़ में हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि आपने अपनी तवक्को से कम कर लिया है, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। क्योंकि आप ये चाहते हैं, बुनियादी तौर पर जो क्वेश्चन था कि फिर कैसे गुजारा कैसे करें, तवक्को आहिस्ता आहिस्ता कम कर लेनी है। सही। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई, यानी गिला खत्म हो जाता है जब तवक्को खत्म हो जाती है। गालिब ने एक शेर में पूरी की पूरी साइकी बयान कर दी है। तो इसी तरह से अपनी तवक्को को आपने कंट्रोल करना है। और एक और बात है, तवक्को शिफ्ट होती है, यहाँ से कम होगी ना तो आपके ज़हन में आएगा कि इसको कहीं ना कहीं फुलफिल करना है, ठीक है, और फिर वही चेन है। तो फिर आपने डिसाइड करना है व्हाट डू यू वांट एक्चुअली, फिर आप डिसाइड करेंगे। मैं अक्सर देखता हूँ, आई डोंट नो ये मुआशरे में कितनी बात फिट होती है या नहीं होती, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, एक शादी है 13 साल से चल रही है, ठीक, औरत की भी दूसरी शादी है, मर्द की भी दूसरी शादी है, या औरत की पहली शादी है, मर्द की दूसरी शादी है, मर्द की पहली शादी, औरत की दूसरी शादी है, कुछ इस किस्म का, दूसरी तीसरी कुछ भी ऐसा। 13 साल से साथ हैं, 14 साल से हैं, 5 साल से हैं, 7 साल से हैं, किसी को दुनिया में नहीं पता, और दोनों खुश हैं, दोनों एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को अजाब नहीं बना रहे। शादी के मुताल्लिक किसी को नहीं पता, शादी के मुताल्लिक किसी को नहीं पता, सिर्फ करीबी 1-2 लोगों को पता है, मतलब जो गवाहान या यूं कह लीजिए, किसी को नहीं पता, लेकिन खुश हैं। वजह क्या है? दोनों ने एक दूसरे से अपनी तवक्कुआत को टोन डाउन कर लिया,
या उनकी ट्यूनिंग कर ली, ट्यून इन हो गए एक दूसरे के साथ कि हमने ये रखना है और ये, जिसे हम बाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज सेट कर ली और एक दूसरे के साथ सिनेरियोस को लेकर चलने लग गए कि यस ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ये आपकी हद है, ये आपकी हद है, मैंने इस हद के तहत ज़िंदगी गुजारनी है, और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि आप 24 घंटे तो एक दूसरे के सर के ऊपर सवार नहीं हो सकते। और वो जो सवार रहेंगे हाँ। ना, वो रिश्ता बनता बनता भी बिगड़ बिगड़ जाएगा। जाता है। वो स्पेस हाँ, तो ये होना बड़ा उम्मीद जरूरी है। में जो आपका पॉइंट था उसको मैं उम्मीद है कि जवाब दे सका। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे समझ आया और उम्मीद है देखने वालों को भी समझ आया होगा। और जो चीज़ें हम अपने आप को नहीं समझाते ना, वो ज़्यादा तकलीफ का बायस बनती है। हाँ, बजाय इसके कि मैं आपको समझाने बैठूं, मैं खुद को समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे समझ आसानी हो भी जाएगी। जाऊंगी, आसानी भी होगी। सफदर, बड़ा अच्छा सेशन रहा और उम्मीद है कि इस पर हम रेगुलर बेसिस पे सेशन करेंगे, क्योंकि ये एक सेशन के अंदर बहुत से मसाइल हल जी, नहीं हो पाएंगे। जी। तो जो लोग आपसे राबिता करना चाहें लाइफ कोचिंग के लिए, बस रिलेशनशिप वो सफदर अली सर्च कर लें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उन्हें मिल जाएगा। वैसे मैं राब्ता नंबर दे देता हूँ जो ऑफिशियल है, ठीक 0326445227। आपका पहला प्रोग्राम है शायद जिसमें मैं ये राब्ता नंबर शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं कहता हूँ जिसने ढूंढना होगा खुद ढूंढ लेगा, नहीं देखिए, लेकिन ये आसानी हो जाती है लोगों के लिए जी, मुश्किल जी, होती है, जी, फिर जी। कहाँ ढूंढेंगे, ना हाँ, मिल पाए। हाँ, तो बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह ताला लोगों के लिए भी आसानी करे, आमीन, आपके लिए भी करे, और ये मसाइल को हम मिलजुल के कुछ हल कर सकें। इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया सफदर। आपका बहुत शुक्रिया, और मैं अपने तमाम सुनने वालों से ये लाजमी कहूँगा कि फ़रा तो नॉर्मली कहती नहीं है कि मेरा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इनको बहुत देर से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ऐसा अच्छा कि जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकता है। वैल्यू एडिड कंटेंट अगर आपने देखना है तो आप फ़रा इकरार को फॉलो कर लीजिए। आपका शुक्रिया, इस बहुत बात के मैं पैसे लेता हूँ। बहुत शुक्रिया थैंक यू। सफदर, इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर मुलाकात इंशाल्लाह, होगी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है देखने वालों को बहुत सी चीज़ों पर रहनुमाई हासिल हुई होगी, और इस सेशन को हम कोशिश करेंगे कि तवातुर के साथ बरकरार रख सकें। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।